10वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए 4 अप्रैल 2023 का जो दिन है वो खास होने वाला है। इसका कारण ये कि 4 अप्रैल 2023 को आपके गणित का पेपर है और गणित वो सब्जेक्ट है जो कई विद्यार्थियों को तो अब तक भी समझ में नहीं आया होगा, वो अब परीक्षा देने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे और मैं लगातार आपके 4 तारीख तक जो वीडियो अपलोड करूंगा, अगर आप उनको लगातार देखते हैं तो आप गणित में अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि जो गणित में बच्चों को डर रहता है कि हम फेल हो जाएंगे, गणित में पास होना बहुत आसान है। जिनको फेल होने का डर रहता है वो आप 4 दिन तक मेरे वीडियो देख लेना, आप जो गणित में अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे, ये पूरा विश्वास दिलाता हूं। इस वीडियो में हम आपके जो 2022 का पेपर है वो देखने वाले हैं, साथ ही आपके जो बोर्ड टॉपर्स हैं उनकी कॉपी देखेंगे, कैसे उन्होंने जो 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए थे। इस बोर्ड टॉपर्स के 80 में से 80 नंबर दे जरूर रखे, लेकिन इसके 1-2 सवाल गलत होते हुए भी इनको जो पूरे में से पूरे नंबर दिए आखिर कैसे, इन सभी की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आपके भी अगर मान लो पिछली परीक्षाओं में कोई 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए होंगे तो उसका कोई चिंता नहीं करनी, आपको जो नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। तो ये कॉपी आप देखने के बाद में आपको अनुमान लग जाएगा कि बोर्ड की जो कॉपी है वो किस प्रकार से चेक होती हैं। बोर्ड की कॉपी में जो गणित की कॉपी में आपको किस प्रकार से लिखना है ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। तो जिनको डर है कि हम फेल हो जाएंगे गणित में, उनको 4 दिन तक लगातार, जो मैं 4 अप्रैल तक मैं आपकी वीडियो डालूंगा वो आप लगातार देख लेना। आपके गणित में जो जिनको फेल होने का डर है उनके 50+ नंबर आएंगे, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल जब मैं वीडियो डालूं गणित के वो आप देखते रहना, उनको आप बार बार सोल्व करना, और जो 1 लाइनर क्वेश्चन है वो आप मैं करवाऊंगा, वो सारे वीडियो आपको देख लेने हैं। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और फायदा उन्हीं को होगा जो वीडियो पूरे देखेंगे, आधे अधूरे वीडियो देखने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आपकी इच्छा ये है कि मैं एक क्वेश्चन बताऊं वही आपकी परीक्षा में आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको वीडियो पूरे पूरे देखने पड़ेंगे और इससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो ये आपके गणित का पेपर है 2022 का, और बोर्ड की जो कॉपी है वो हम इसमें देखेंगे। पीडीएफ आपको इसकी काम मिलेगी, तो पीडीएफ के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड करें। ऐप का नाम क्या है, श्री राम क्लासेस के नाम से आपको ऐप मिलेगा प्ले स्टोर पे। इसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का जो लिंक दे रखा है वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। इसकी कॉपी पेपर में वगैरह बाकी सभी चीज़ें वहाँ पे अपलोड करूंगा, और वहाँ पे आपके टेस्ट भी डाल रखा है मैंने, तो ऐप के ऊपर जाकर आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद में आप वहाँ पे टेस्ट भी दे देना, इसकी पीडीएफ में आप वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो ये आपके अप्रैल महीने में पेपर हुआ था लास्ट 2022 में 12 अप्रैल को, और अब की बार आपके 4 अप्रैल को पेपर है। तो इस 4 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है वो आपके इसी प्रकार की कॉपी आएगी। देखो इसके नंबर कितने, 79.5 है ना। ये आपके 79.5 इसके नंबर है, लेकिन इसको पूरे 80 कर दिए। और आगे जो इसके मैंने नंबर दे कॉपी देखी उसके 79.5 नंबर भी नहीं हो रहे। तो फिर इस जो बोर्ड की जो कॉपी चेक करने वाले थे उन्होंने नंबर इसको कैसे बढ़ाया, तो आप इसकी कॉपी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये आपके 2022 का पेपर है जो आपके लास्ट हुआ था। अब आपके 4 अप्रैल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इससे अनुमान लगेगा कि आपका जो गणित का पेपर है वो किस प्रकार से आने वाला है। पूरा पेपर सोल्व करेंगे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। देखो ये दे रखा है एक सेक्शन ए में, आपके पहला प्रश्न है कि बहुपद दे रखा है, आपको इसकी घात पता करनी है। बहुपद ज्ञात करने के लिए उसको पहले सही रूप में बदलेंगे। इस x 3 - x को x - 4 से गुणा करेंगे। जब 3 को हम x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। ये हमने लिखा 3x। 3 को -4 से गुणा करेंगे तो 3 × -4 कितने होते हैं, 3 × 4 = 12 और फिर x को गुणा करेंगे x के, तो ये माइनस का x² हो जाएगा। फिर x को गुणा करेंगे -4 से, तो माइनस ये अच्छा माइनस का ये x है, इसको हम गुणा करेंगे -4 से, ये हो जाएगा आपका प्लस का 4x। ठीक है, ये गुणा हो जाएगा। फिर इसको हम आपके सोल्व करेंगे तो ये इस प्रकार से आएगा। तो ये प्लस के 4 और ये प्लस के 3, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे x वाले, तो कितने हो जाएंगे, 4 और 3 7 हो जाएंगे, बाकी और कोई नहीं जुड़ेगा। तो इसको हम सही व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे तो ये माइनस का x² प्लस के 7x और माइनस के 12 हो जाएगा। अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको देखेंगे इसकी घात कितनी है, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे x की घात 2 है। तो इस वाले जो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, आपके 2 हो जाएगी। इस प्रकार से आपको इसका आंसर 2 लिखना है। जिस बहुपद के जितनी घात होती है वह उसके उतने ही शून्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आपके 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा आपको 2 और 10 है, तो आपको समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। तो देखो पहला पद और लास्ट पद दे रखा है, तो इसका सीधा सूत्र लगाएंगे, SN = n/2 कोष्टक a + l। ये पहला पद है, ये लास्ट पद है। इसमें पहले पद का मान 2 है, लास्ट पद का मान 10 है। 2 और 10 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर n का मान इसमें कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो 6 में हम भाग देंगे 2 का, जो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 को 12 से गुणा करेंगे, 12 कितना जाएगा, 36 इसका उत्तर आएगा। इस प्रकार से आपको इसको 36 कर लेना है। तीसरा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सब प्रश्न हर बार आता है।
जब भी आपको एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो आपको वाई का मान लिखना है प्लस में, और वाई अक्ष से दूरी पूछे तो आपको एक्स का मान लिखना है प्लस में। यहाँ पर बिंदु दे रखा है 5, -4 और इसके आपको एक्स अक्ष से दूरी बतानी है। तो जब भी एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो हम क्या करेंगे, वाई का मान बताएंगे। ठीक है, वाई का मान किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो इसका वाई का मान कितना है, इसमें -4 है। अब -4 है तो इसको हम प्लस में बदलेंगे तो +4 हो जाएगा। उत्तर कितना आएगा इसमें, ये +4। वैसे इसने उत्तर इसका +4 ही दे रखा है तो अपना आंसर +4 ही होगा। मान लो ये -4 दे देता है यहाँ पे, तो कई सारे विद्यार्थी इसका उत्तर जो -4 कर देते, जो कि गलत है। दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, इसको हम प्लस में बना के लिखते हैं तो इसका उत्तर +4 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसका जो दशमलव के बाद में इसकी आवर्ती नहीं होती है, रिपीटेशन नहीं होता है। तो ये देखो इसमें कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ये 2.23, 24, 25, आगे 26, 27, 28, 29 चलता रहेगा। तो इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या इसलिए इसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो ये 2 तो परिमेय संख्या है। जिसके ऊपर बार लगा हुआ हो उसको तो हम पॉइंट के रूप, इसमें बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, और जिसका पॉइंट लगा हुआ हो उसको भी हम पॉइंट बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जो दशमलव प्रसार अशांत हो और जिसकी बार बार है जो आवर्ती नहीं होती हो, उसको हम कैसी परिमेय संख्या कहेंगे, कैसी संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे एक उदाहरण और है 1.23, 1.230, फिर 2300, फिर 23300, इस प्रकार के नंबर भी दिखे आपको तो भी वो अपरिमेय संख्या के रूप में जानी जाएगी। एक आपको पाई का याद कर लेना है, पाई किसी संख्या है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान पॉइंट में निकाले तो 3.14 होता है, और वैसे लगभग ये जो 22/7 के रूप में भी इसको मान लेते हैं। तो ये आपके अपरिमेय संख्या है। फिर आपके 5वां प्रश्न है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण हल का युग्म का कोई हल नहीं है। देखो आपको याद होना चाहिए कि रैखिक समीकरण हल युग्म है उसका कोई हल नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, वो रेखाएं समांतर है, कोई हल नहीं। इसका मतलब वो रेखा कैसी है, समांतर। जब 2 रेखा समांतर होती हैं, एक भी बार वो आपस में नहीं काटेगी तो उनका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो उसके लिए जो शर्त है अपने, वो कैसी शर्त है, वो होती है A1/A2 वो बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन जो C1/C2 है वो बराबर नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, जो बराबर है उनको ले लेंगे। हमें तो K का मान ज्ञात करना है। इसमें देखो A1 का मान कितना है, ये रहा A1 का मान 3, ये A2 का मान है हमारे पास में 2K-1, ये A2 का मान है। तो यह हो जाएगा आपके 3/2K-1। तो ये लिखा हमने 3/2K-1, ये A1/A2 है। और B1/B2, ये B1 का मान यहाँ पे y है, तो y के गुणा में कोई नहीं तो 1 है, तो B1 का मान 1 है। इसी प्रकार से यहाँ पे y के गुणा में 1 है तो 1/1 हो जाएगा। यहाँ पर 1/1 है तो इसको हम क्रॉस गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो यहाँ तिरछा गुणा करेंगे इनको, तो 3 को गुणा करेंगे 1 से तो ये 3 ही आएगा, और यहाँ पे 2K-1 को गुणा करेंगे 1 से तो ये 2K-1 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस -1 को यहाँ से हटाएंगे, -1 इधर आएगा तो +1 बन जाएगा, तो 3 + 1 कितना होता है, ये 4 हो जाएगा। और इधर बचेगा हमारा 2K, फिर 2 के बराबर 4 है तो K बराबर क्या हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, 4/2, क्योंकि इस 2 को यहाँ भाग में ले आएंगे तो ये K बराबर हो जाएगा आपका 4/2 = 2। तो इसका आंसर कितना लिखोगे आप, 2 निकाल लेंगे। इसी प्रकार का सवाल आपके आने वाला है, वहाँ पर आपसे पूछेंगे कि इसका अद्वितीय हल है या उसके अनेक हल है, तो आपको K का मान ज्ञात कर लेना है। गणित में पुराने पेपर आपको सोल्व करने से काफ़ी फायदा मिलेगा। मैं आपके जितने भी पुराने पेपर उन सभी को सोल्व करवाऊंगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं तो उनको आप यहाँ पे सोल्व करेंगे। आपको गणित में किस प्रकार से जो अच्छे नंबर लाने उनकी भी हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम इसमें, कि किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक नहीं है। उसके मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, मूल काल्पनिक है। इसका मतलब जो है वो b² - 4ac जो हम निकालते हैं, जिसको हम विविक्ति कर कहते हैं, इसका मान किससे छोटा होगा, वो 0 से छोटा होगा। तो ये रहा देखो आप किस में मान b² - 4ac जो 0 से छोटा है, यानी कि इस विविक्ति कर का मान, इसको हम d से डिनोट करते हैं, इस d का मान अगर 0 से छोटा है, यानी कि d का मान अगर आपके माइनस में आए तो वो हमारे हमेशा मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, b² - 4ac ये <0, ये 0 से छोटा है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये 2 बिंदु दे रखे x + 4 y + 5 6 - x 3 - y, इनको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के आपको निर्देशांक ज्ञात करने। आपको मध्य बिंदु का जो सूत्र है वो याद होना चाहिए। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है।
यहाँ पर ये वाला x1 हो जाएगा, ये वाला y1 है, ये वाला x2 है, ये वाला y2 है। x1 का मान कितना है, x + 4 है, तो ये हमने लिख लिया x + 4। x2 कितना है, 6 - x, तो ये लिखा हमने 6 - x। y1 का मान y + 5 है और y2 का मान 3 - y है, तो ये y + 5 और 3 - y हमने लिख लिया। अब इससे क्या होगा, ये x से प्लस के x से माइनस का x कट जाएगा, ये प्लस के y से माइनस का y कट जाएगा। यहाँ पे 6 और 4 10 हो जाएंगे और यहाँ पे 5 और 3 8 हो जाएंगे। 6 में ये 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा। x का मान कितना है, 5, y का मान कितना है, 4, तो 5,4 इसका आंसर आ जाएगा। गणित में आपको सारे सवाल सोल्व करके आंसर निकालने, डायरेक्ट तुक्के लगाओगे तो आपके उत्तर गलत हो जाएंगे, तो आपको कोई तुक्का नहीं लगाना है, प्रश्न आपको पूरे पूरे करने हैं। अगर आपको मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जो गणित में अच्छे नंबर आएंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ताकि वहाँ पे आपको PDF के रूप में ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिल सके। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, आपके 5,4 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपके, यदि साइन a बराबर आपको दे रखा है a/2, तो आपको ज्ञात करना है 2 साइन a और कोस a का मान ज्ञात करना है। देखो साइन a का मान दे रखा है आपको 1/2, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें a का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये साइन a बराबर 1/2, 1/2 मान किस में होता है, तो साइन a बराबर ये 1/2 मान साइन 30 का मान है, तो इसको हम इसे 1/2 को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 30। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा आपके 30 डिग्री आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो कोण दे रखे a का मान, वहाँ पर हम कितना लिखेंगे, a बराबर 30 लिखेंगे। तो देखो इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 × साइन 30 आ जाएगा आपके साइन 30 और कोस 30, इसी प्रकार से लिखेंगे। साइन 30 का मान कितना होता है, ये लिखा अभी आया हुआ है यहाँ पे 1/2, और कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो ये इनका मान लिख लेंगे 2 × 1/2 × √3/2। जो साइन 60 का मान होता है वही कोस 30 का मान होता है, तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और √3/2 इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा √3/2। अगला जो प्रश्न है वो आपके 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये आपके 10 के रूप में पूछा हुआ है कि 2 tan 30 यानी कि 2 tan 30/1 - tan² 30, इसमें आपको tan 30 का मान लिखना है। तो tan 30 का मान कितना होता है, जो tan 30 होता है इसका मान होता है 1/√3, ये आपके tan 30 का मान होता है। तो tan 30 का मान लिखेंगे हम 1/√3, फिर इसको हम सोल्व करेंगे। तो देखो इसको हम tan 30 लिखेंगे, tan 30 का मान 1/√3 लिखा, तो 2 × tan 30 का मान 1/√3 और बट्टे में लिखेंगे हम 1 - 1/√3 का स्क्वायर। यहाँ 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और √3 का जो स्क्वायर करेंगे तो वे 3 बच जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि अंडर वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर से वो अंडर कट जाता है और केवल अंदर वाली संख्या बच जाती है। तो यहाँ पे अंडर3 का स्क्वायर केवल 3 बच जाएगा। फिर ये ऊपर से जो संख्या है उसको हम गुणा कर लेंगे, 2/√3 हो जाएगा। नीचे क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है आपके 2 - 1/3। 2 - 1/3 को जब हम सोल्व करेंगे तो लघुत्तम लेके इसको सोल्व करेंगे, 1 - 1/3 लघुत्तम लेंगे, 3 उत्तर आएगा, लघुत्तम 3 आएगा इसका, और 1 और 3 का लघुत्तम 3, 1 का भाग 3 में 3 बार देंगे, 3 को गुणा करेंगे 1 से तो 3 एकम 3 माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को गुणा करेंगे 1 से तो 3 - 1, 3 में से 1 गया कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि इसका उत्तर कितना आएगा आपके 2/3 आएगा। तो ये 1 - 1/3 का उत्तर आपके 2/3 आ जाएगा। अब ये भाग में दे रखा है, इसको हम चेंज करेंगे गुणा में। जैसे इस भाग को गुणा में चेंज करेंगे, ये नीचे वाले के जो अंश है वो चेंज हो जाएंगे। ये 2/√3 तो वैसे वैसे रहेंगे, 2/3 क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा। ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे इस वाले 2 से ये वाले 2 कट जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास में 3/√3। क्या बचेगा हमारा 3/√3। लेकिन उत्तर तो हमें 3/√3 के रूप में नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, फिर इस 3 को भी हम अंडर के रूप में तोड़ेंगे। जैसा हमने ऊपर इस अंडर3 का स्क्वायर को हमने 3 लिखा, तो क्या वापस हम इस 3 को अंडर3 × अंडर3 लिख सकते हैं, इसको हम अंडर3 × अंडर3 लिख सकते हैं। तो इस 3 को हम लिखेंगे अंडर3 × अंडर3 और बट्टे में अंडर3 पहले दे रखा है, इस वाले अंडर3 से ये वाला अंडर3 कट जाएगा और अपना उत्तर कितना आएगा, केवल अंडर3 आएगा। मान लो ये साइन कोस tan वाले सवाल समझ में नहीं आए तो भी बाकी के जितने भी दूसरे सवाल हैं उन सभी को आपको अच्छी प्रकार से करना है। गणित में आपके कई सारे जो ऑप्शन और हैं ताकि आप जब पास हो जाएं, तो पास होना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं आपको इतना करवा दूंगा कि आप पास तो आराम से हो जाएंगे। 4 दिन तक लगातार वीडियो देखने और गणित में आराम से अच्छे नंबर ले आएंगे।
अगला प्रश्न आपके एक पासे को फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 3 और 5। पासे के ऊपर 1 से लगा के 6 तक की गिनती होती है, फिर उसमें से आपको अभाज्य संख्या छांटनी है। तो ये 2, 3 और 5। अनुकूल परिणाम कितने? अनुकूल परिणाम 3 है। टोटल परिणाम कितने? टोटल परिणाम 6। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 3/6 यानी कि 1/2 इसका उत्तर आएगा, 1/2 इसका आंसर है। तो आपको ये अभाज्य संख्या पूछे, आपको सम संख्या पूछे, आपको विषम संख्या पूछे, तो भी इसका उत्तर अभाज्य, सम और विषम तीनों के उत्तर 1/2 ही आएंगे। सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या होती है आपके 2, 4 और 6 यानी कि 3/6, 1/2। विषम संख्या कौन कौन सी है? 1, 3 और 5 यानी कि वही अनुकूल परिणाम 3/6, उत्तर आएगा 1/2। सवालों को पुराने सवाल सोल्व करेंगे तो मैं आपको साथ साथ में कई सारे एक्स्ट्रा सवाल भी करवाऊंगा जिनसे आपको जो काफ़ी फायदा मिलने वाला है। तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके? 1/2 आ जाएगा। ये दे रखा आंकड़ा, इसका आपको माध्यक ज्ञात करना है। जब भी आपको माध्यक ज्ञात करना हो, माध्यिका ज्ञात करनी हो, माध्यक पूछ ले या माध्यिका पूछ ले, आपको क्या करना है इसमें? पहले तो इनको गिनती के रूप में लिखना है, आरोही क्रम में लिखो या फिर इनको अवरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं, अवरोही क्रम में हम घटते क्रम में लिखते हैं। किसी भी रूप में आप लिख लेना। तो पहले इसको हम गिनती के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले आएगा इसमें से 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, 4, 7 और 8। ये दे रखा, इनको हम आरोही क्रम में लिख लिया। अब इस आप डायरेक्ट कर लो, इसमें अबशब्द वाला है तो आप डायरेक्ट ही कर लेना। बीच में संख्या कौन सी आ रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1 मिनट इसको हम वापस देखते हैं। ये दे रखा है आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। टोटल इसमें 7 ही नंबर है। टोटल इसमें 7 ही नंबर है। एक इसमें 5 को हटा रखा है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसका जो बीच में जो नंबर आ रहा है वो 3 आ रहा है, इधर से भी चौथे नंबर पे और इधर से भी चौथे नंबर पे। तो हमारा जो आंसर इसमें 3 हो जाएगा। ये मध्य का मान है। माध्यिका का मतलब होता है बीच की संख्या। माध्यिका का मतलब क्या होता है? बीच की संख्या। और हम शोर में लिखे तो मध्य का मान, मध्य के मान को हम माध्यिका कहते हैं। तो मध्य का मान कितना आएगा? इसमें 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको माध्यिका ज्ञात करें या सूत्र लगा के करो तो n का मान ज्ञात करेंगे। n बराबर कितना है? n बराबर है 7। 7 एक विषम संख्या है, तो फिर विषम वाला सूत्र लगाना पड़ेगा आपको। विषम वाला सूत्र क्या होता है? माध्यिका m बराबर होता है आपका n + 1/2वां पद, n + 1/2वां पद का मान। ठीक है, का मान लिखेंगे तो n का मान 7 लिखेंगे। 7 + 1/2, 7 और 1 8 हो जाएंगे। 8/2 यानी कि चौथे पद का मान लिखना है। चौथा पद का मान कितना है? 1, 2, 3 और 4। चौथा पद कितना है? 3 है। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके 3। यानी कि अगर ये प्रश्न आपके तीसरे प्रश्न में पूछे तो आपको सवाल को इस रूप में करना है। अबशब्द में पूछे तो आपको इस रूप में करके शॉर्ट में इसका उत्तर 3 निकाल लेना है। दोनों तरीके आपके पास में होने चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारता का योग 60 है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। इनकी बारंबारताओं का योग कितना दे रखा है? ये दे रखा है आपके 60। तो आपको इसमें x का मान ज्ञात करना है। देखो इन सभी को जोड़ लेंगे। इनकी जोड़ कितनी आ रही है? इनकी जोड़ आ रही है यहाँ पे 60। तो इसको जोड़ कर ले। इन सभी की जोड़ करेंगे तो कितना उत्तर आएगा? ये 5, 20, 15, 7 और 5। इनको जोड़ेंगे और ये x इसमें अलग जुड़ जाएगा। तो ये 5, 20, 15, 7 और 12 की जोड़ तो आ रही है 52 और इसमें x और जुड़ेगा तो ये x + 52 हो जाएगा। ये x + 52 जो है वो किसके बराबर है? वो आपके 60 के बराबर है, क्योंकि इसकी जोड़ में 60 दे रखी है। x का मान ज्ञात करना है तो 60 इस 52 को इधर ले आएंगे। ये प्लस का 52 इधर आएगा तो माइनस का 52 हो जाएगा। 60 में से 52 को घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा? आपके 8 आ जाएगा। तो ये x का मान इसमें 8 है और ये अपना आंसर है। आपको हर एक सवाल इसी प्रकार से समझाएंगे। आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बाकी के जितने भी दोस्त हैं अगर आप जो उनको शेयर करेंगे तो वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। मन में अगर आप वो द्वेष वाली, जलन वाली भावना रखेंगे कि नहीं मेरा दोस्त पास हो जाएगा या मेरे से ज़्यादा नंबर ले आएगा, तो ये आपकी गलत सोच है। ऐसा आपके जो गलत इफेक्ट पड़ता है इसका, इस प्रकार की सोच आपको नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जो अपने दोस्तों को भेजेंगे ये चीज़ तो उनका भी फायदा होगा और आपको भी इससे फ़ायदा मिलेगा। दूसरा प्रश्न आपके ये है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आपको उत्तर पुस्तिका में इसका उत्तर करना है। देखो इसमें 2 चीज़ें दे रखी है रिक्त स्थानों की पूर्ति में। ये आपको ये पहला पद दे रखा है, ये इसका चौथा पद दे रखा है, 2 खाली स्थान दे रखे हैं। इसमें आपको कुछ चीज़ें ज्ञात करनी है। जैसे ये जो दे रखा है ये आपको चौथा पद है, तो चौथे पद को हम क्या लिख सकते हैं? चौथे पद को लिख सकते हैं a + 3d। a + 3d। पहले इसमें हम d का मान ज्ञात कर लेंगे, उससे इसका दूसरा और तीसरा पद भी ज्ञात हो जाएगा। पहला पद तो है हमारे पास में, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास में d होना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले d ज्ञात करेंगे। d ज्ञात करने के लिए हमारे पास में पहला पद है, चौथा पद है, तो हम d का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चौथे पद को हम a + 3d लिख सकते हैं।
तो चौथा पद का मान है 9 सही 1/2। 9 सही 1/2 को हम सही रूप में लिखेंगे, 9 दूनी 18 और 1 ये हो जाएगा आपके 19/2। तो इसको हम क्या लिखेंगे 19/2 बराबर हो जाएगा आपका ए का मान कितना है 5 है प्लस 3d। इस 5 को हम इधर लाएंगे, इस 5 को हम इधर लेंगे, ये फिर 5 को और 3d को हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 19 बराबर 2 × 5 प्लस 3d। ये हो जाएगा आपका 19 बराबर 2 पंजे 10 प्लस 3 दूनी 6d। अब 19 और ये 10 इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, 19 में से 10 जाएंगे और बराबर में हमारा 6d। तो 19 में से 10 जाएंगे तो 9 बचेंगे और बराबर में हमारे हैं 6d। तो d का मान ज्ञात करने के लिए इस 9 में 6 का भाग दे देंगे, तो d बराबर आ जाएगा आपका 9/6, यानी कि ये कट जाएंगे 3 के पारे से 3/2 बार। तो d का मान कितना है आपके 3/2। इस 3/2 का जो मान आया इससे हम आपके दूसरा पद ज्ञात कर लेंगे और इससे हम आपका तीसरा पद भी ज्ञात कर लेंगे। तो ये जो आया मान इससे हम फिर दूसरा और तीसरा पद ज्ञात करते हैं। तो d का मान कितना है आपके ये 2/3 आया। अब आपको ज्ञात करना है दूसरा पद। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है वो होता है a + 2d, a + d, 2d नहीं d। तो a का मान कितना है आपके 5 है दे रखा पहले, d का मान आया 3/2। लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे तो 2 इसका लघुत्तम आएगा, 1 है तो 2 बार जाएगा भाग, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 2 पंजे 10 आ जाएगा, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। 10 और 3 कितने होते हैं 13/2। दूसरा पद कितना आएगा यहाँ पे 13/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको तीसरा पद ज्ञात करना है। तो तीसरा पद भी ज्ञात करने के लिए a3 बराबर करेंगे हम a + 2d, a + 2d, या फिर दूसरे पद में ही d का मान जोड़ दो, दूसरे पद में ही d का मान जोड़ दो तो तीसरा पद आ जाएगा। दोनों तरीके आप किसी से भी करेंगे उत्तर बराबर आएगा। तो a3 बराबर आ जाएगा आपके पहला पद कितना है 5 और 2 × d का मान कितना है, d का मान है हमारे पास में 3/2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, फिर बचेगा 5 + 3। तो 5 + 3 कितने होते हैं 8 होते हैं। तो a3 का मान आपके आ जाएगा 8। तो ये आपको जो पहला सवाल इस प्रकार से सोल्व करके इसका उत्तर यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखो यहाँ पे आपको केवल 2 शब्द लिखने हैं, लेकिन 2 शब्दों के लिए आपको इतना सारा काम करना पड़ेगा, तभी आप जो सही नंबर आपको मिलेंगे। तो गणित में यही है कि आपको पूरे सवाल करके उत्तर निकाल के उत्तर लिखना पड़ेगा। प्रश्न संख्या ये है आपके दूसरा प्रश्न ये है कि रेखिक समीकरण युग्म जो दे रखा है a1x b1y + c1 बराबर 0 है। दूसरा है a2x b2y + c2 बराबर 0। यदि ये इस सवाल में जो लास्ट ईयर जो बोनस दिया गया था, कारण क्या है इस सवाल में बोनस देने का, इस सवाल को जो चाहे किसी के गलत है तो भी इसके नंबर पूरे मिले थे। कारण क्या है इस सवाल में थोड़ी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक क्या है वो, अगर ये अनुपात जो दे रखा है वो गलत दे रखा है। वो अनुपात होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2। इन्होंने क्या किया ये a1 a2 तो ऊपर दे दिया और b1 b2 नीचे दे दिया, तो थोड़ा सा मिस्टेक है इस सवाल में। इस कारण इसका फायदा जो सभी विद्यार्थियों को मिला था और 1 नंबर सभी को मुफ्त में मिला था। तो इस प्रकार से ये a1/b1 नहीं है, ये गलत छपा था सवाल, इस कारण है जो इस सवाल में आज जो सभी को बोनस दिया गया था। वास्तव जो होता है संपत्ति वाला या फिर बराबर वाला, तो ये वाला इसका सूत्र होता है। ये जो सूत्र है वो संपत्ति का शर्त है, यानी कि ये जो रेखा है वो संपत्ति है। इसके कितने हल होंगे तो अनेक हल होंगे। एक रेखा दूसरी रेखा से ऊपर गुजरती है तो उसके अनेक हल प्राप्त होते हैं। ये जो है आपके संपत्ति रेखा का शर्त है। तो इस वाले में तो बोनस दिया था, लेकिन इसका जो वास्तविक जो सही रूप है वो इस रूप में होता है a1/a2 और b1/b2 और c1/c2। आप भी देखो इसमें ये a1/b1 दे रखा है, a2/b2 दे रखा है और c1/c2 दे रखा है। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है तो इसलिए इस सवाल में बोनस दिया गया था। अगला प्रश्न है 7.2 भाग की जो 7.5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड को 2:1 में बांटना है, तो बड़े भाग की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो अब 2:1 का मतलब उसको कितने टुकड़े करने, 3 टुकड़े करने, तो 2 + 1 बराबर इसके 3 टुकड़े करने। बड़ा भाग जो है 2:1 वाला होगा, तो 7.5 का 3 टुकड़े करेंगे तो आपके 2.5 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके 2.5 फिर 2.5 फिर 2.5 7.5 हो जाएंगे। तो ये 2 अनुपात ये है और 1 अनुपात ये, तो बड़ा भाग कितना होगा 2.5 और 2.5 5 हो जाएगा। तो ये आपके हो जाएगा आपके 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न आपके छठा है, ये चौथा है, बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसको लंबाई ज्ञात करने के लिए इसको ले लेंगे हम x1, इसको y1, इसको लेंगे x2, इसको y2, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है, वो होता है हमारा PQ बराबर अंडर रूट ये हो जाएगा आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर
माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे तो 4 लिख लिया। x1 का मान 3 लिखेंगे तो हमने 3 लिख लिया। फिर y2 का मान 5 लिखेंगे, ये हमने 5 लिखा। माइनस सूत्र का है, ये माइनस सूत्र का है, और माइनस y1 का मान माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा 5 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, 7 7 ही 49 हो जाएगा। और ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 जो है वो 49 में जोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएगा। फिर हम 50 के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 50 के गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे 25 बार, फिर 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा तो 5 का देंगे 5 बार, फिर 5 का 1 बार। तो इसमें से इस 50 को लिखेंगे 2 गुणा 5 गुणा 5, ये 5 5 दो बार है, इसको हम 1 बार बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। उत्तर कितना आ जाएगा, 5√2। क्योंकि हमें दूरी ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है, इसलिए इसको हम इकाई में लिखेंगे। क्योंकि लंबाई मापने की कोई इकाई होती है, चाहे वो सेंटीमीटर हो, चाहे वो किलोमीटर हो, चाहे वो मीटर हो, तो यहाँ पे इकाई लिखना ज़रूरी है। तो लंबाई हो गई आपके ये वाला आंसर 5√2। इस प्रकार से आपको इस सवाल को सोल्व करना है। अगला प्रश्न बहुत ही सरल है। आपको जब भी ऐसा सवाल दें, ये साइन कोस में या टेन कोट में, सेक कोसेक में, और इन दोनों को जोड़ने पर अगर आपके यहाँ पे 90 हो रहे हैं और माइनस में दे रखा है तो इसका उत्तर हमेशा 0 ही आएगा। क्योंकि इसको हम पूरक सूत्र से बदलेंगे। ये कोस 48 है, इस कोस थीटा को हम साइन थीटा में बदल सकते हैं, या इस साइन थीटा को हम कोस थीटा में बदल सकते हैं। पूरक सूत्र आपने याद कर रखे होंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा होता है। थीटा का मान जो ये वाला है कोस साइन के साथ में, वही कोस के साथ में आएगा। हम क्या कर रहे हैं, इस साइन 42 को इस कोस 48 में बदल रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपके साइन 42, इसको हम लिखेंगे कोस 90 माइनस 42। 90 में से 42 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, कोस 48 बच जाएगा। यानी कि साइन 42 के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, कोस 48 लिख सकते हैं। जब ऊपर ये कोस 48 पहले से ही है और इस साइन 42 की जगह पे हम लिखेंगे कोस 48, तो ये सेम संख्या दोनों, जैसे 4 माइनस 4 इसी प्रकार से तो है ही ऊपर, इस प्लस से ये वाला माइनस कट जाता है, बराबर 0 आता है। इसी प्रकार इसका उत्तर भी कितना आएगा, 0 आएगा। अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है अगला। बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करना आसान है। बहुलक मतलब बहुत बार आने वाला। बहुलक का मतलब जो ज़्यादा बार आता है वो बहुलक होता है। देखो 2 कितनी बार है, ये 2 1 2 और 3 बार आ रहा है 2, फिर 6 1 बार ही से, फिर 3 2 बार आ रहा है, और 0 1 बार है, 1 1 बार है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार है उसको लिखेंगे। सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है वो नहीं लिखना है, कौन ज़्यादा बार आ रहा है वो लिखना है। तो ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो अपना जो उत्तर है वो 2 हो जाएगा। यहाँ पर किसी ने उत्तर 3 लिख लिया तो उसके गलत हो जाएगा। कितनी बार आ रहा है वो नहीं लिखना है, कौन ज़्यादा बार आ रहा है वो लिखना है बहुलक में। तो इसका उत्तर आपकी कितना आएगा, 2 आ जाएगा। बहुलक बराबर 2। सबसे अधिक जो बारंबारता होती है वो बहुलक कहलाता है। तो ये हमारा बहुलक इसमें 2 हो जाएगा। आगे का सवाल देखते हैं। अब तक हमने केवल कितने 12 + 6 सवाल, टोटल 18 सवाल सोल्व किए हैं। आपको गणित में टाइम लगेगा और टाइम मैनेजमेंट का आपको पूरा ध्यान रखना है ताकि आपके जो कोई सवाल छूटे नहीं। तो ये आपके अब तक आधे घंटे का टाइम आपको लग चुका है इतने सवाल सोल्व करने में। आपको इतना टाइम नहीं लगेगा वहाँ पे, क्योंकि आपको अधिकतर सवाल है जो इतने पूरे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जो तीसरा सवाल देखते हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें एक तो 72 और 120 का एलसीएम पूछा गया है। तो या तो आप गुणनखंड विधि से कर लो या फिर इसका जो इस विधि से कर लेना। इसको घात के रूप में लिखेंगे। तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 72 को लिखेंगे 2 2 2 3 3, तो 2 की घात 3 और 3 की घात 2। 120 को हम क्या लिखेंगे, 120 को लिखेंगे हम 2 की घात 3, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। लघुत्तम में क्या करना होता है, या तो मिलान कर लो, जो मिल रहा है उनको एक बार लिख लो, जो नहीं मिल रहा है उसको भी बाद में गुणा कर लो। और घात के रूप में करो तो इनकी जो घात दे रखी है बराबर जो एक जैसे नंबर, उनकी बड़ी घात लेनी है। जैसे यहाँ पे 2 और 2 है, 2 की घात 3 है, तो इसका उत्तर हम लघुत्तम में एलसीएम में क्या लेंगे, 2 की घात 3 लेंगे। यहाँ पे कॉमन क्या है, 3 है, इसमें से बड़ी घात लेनी है। लघुत्तम में बड़ी घात लेती है, तो 3 की घात 1 है और 3 की घात 2, तो हम कौन सी घात लेंगे, 3 की घात 2 लेंगे। यह आ जाएगा आपका 3 की घात 2। और जो बच रहा है, जो कॉमन नहीं मिल रहा है, उसको भी लास्ट में लिख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 की घात 8, 3 की घात 2 की घात 3, ये 8 होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 3 की घात 2 ये 9 हो जाएगा।
और 9 को वापस गुणा करना है 5 से। तो 8 9 72 या 8 पंजे 40 और 4 9 36। इसका उत्तर कितना आ जाएगा आपके, गुणा करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो इसका उत्तर आप निकालेंगे तो 360। ऐसे करेंगे तो भी 360 है, तो भी आपके सही है। और इस प्रकार से करके बताओगे तो भी इसका उत्तर 360 ही आने वाला है। तो आपको ये एलसीएम निकाल लेना है। इन्होंने कोई विधि नहीं पूछी हमसे, तो आप जो ये वाली विधि भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके ये, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल का क्रमशः कितना है, -3 और -2। एक नंबर में ये सवाल आपको पूछे इस प्रकार का, तो मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ, उसके हिसाब से आप इसको कर लेना। ये बहुपद ज्ञात करने का सीधा तरीका है कि बहुपद हो जाएगा ये आपके fx बराबर x² माइनस ये शून्यकों का योग होता है इंटू x प्लस ये शून्यकों का गुणनफल होता है। तो इसमें आपको x² का मान वैसे लिख लेना है। ये माइनस तो माइनस लिखेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग -3, ये माइनस का 3 लिखेंगे, माइनस माइनस ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 3x हो जाएगा ये। फिर गुणनफल कितना है तो 2 है, तो इसका बहुपद आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2। ये एक शॉर्ट तरीका है जिससे हम एक नंबर में सवाल पूछे तो इसका सीधा उत्तर आप निकाल सकते हैं। वो बड़ा अल्फा बीटा और ABC मान के करोगे तो भी इसका उत्तर यही आएगा, और इस तरीके से शॉर्ट तरीके से करेंगे तो भी उत्तर यही आने वाला है। अगला सवाल है तीसरा आपके, ये बहुपद के शून्य ज्ञात करने। तो किसी भी बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्य प्राप्त होते हैं। तो ये इसके 2 घात है तो इसके शून्य भी कितने होंगे, 2 प्राप्त होंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास में अलग अलग विधि है। सबसे पहली विधि है गुणनखंड विधि। तो इस बहुपद के हम गुणनखंड करेंगे x² माइनस 2x माइनस 8 के, जिसमें इसका a का मान a का मान 1 है और b का मान इसमें -2 है और c का मान इसमें -8। सबसे पहले हम a को c से गुणा करते हैं, a को -8 से गुणा करें तो -8 आएगा। अब -8 के ऐसे टुकड़े करने जिनको जोड़े या घटाएं तो -2 आ जाए, तो वो हम क्या लेंगे, 4 दूनी 8 ले लेंगे, तो -4 और +2 ले लेंगे। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, -2 की जगह पे -4 और +2। तो ये हो जाएगा आपके 4 दूनी 8 और -4 +2 +2 बच जाएंगे, -2 बच जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसकी जगह पे लिखेंगे -4 और +2। तो ये हो जाएगा आपका x - 4x और 2x - 8। फिर हम कॉमन निकालेंगे, x - 4x में से x कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा x - 4, 2x - 8 में से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा x - 4। आपके सवाल सही है गलत है उसको चेक करने के लिए जो कोष्टक में संख्या आती है वो सेम आनी चाहिए, x - 4 x - 4। फिर जो डबल बार संख्या है उसको एक बार लिख लेनी है, x - 4 को हमने एक बार लिखा। जो कोष्टक के बाहर है x + 2 इसको हमने एक कोष्टक में बंद कर दिया। ये दोनों सवाल ये हो गए दोनों कोष्टक। x - 4 x + 2 बराबर में आएगा 0। अब दो संख्या का गुणा 0 कब होता है, दोनों में से कोई ना कोई तो 0 के बराबर होनी चाहिए, या तो x - 4 बराबर 0 होगा या फिर आपके x + 2 बराबर 0 होगा। तो हम लिखेंगे x - 4 बराबर 0। x - 4 बराबर 0, तो x का मान -4 इधर आएगा तो +4 बन जाएगा। x का मान कितना आएगा, +4। इसी प्रकार से x + 2 है तो इसको हम बाहर ले जाएंगे तो -2 बन जाएगा, तो इसका मान कितना आएगा, -2। तो ये x के इस प्रकार से शून्य ज्ञात कर लेने हैं। अगला प्रश्न आपके, इसको हम समीकरण बनानी है। 5 पेंसिल 7 पेन का मूल्य 50 रुपये, 7 पेंसिल 5 पेन का मूल्य 46 रुपये। समस्या को रैखिक समीकरण युग में प्रदर्शित करना है। कुछ नहीं करना है आपको, जब भी ऐसे सवाल दें, बैट बल्ले दे दें या फिर कोई संतरे अनार दे दें या पेन पेंसिल दे दें, तो इनको आप क्या करना है, x और y मान लेना है। जैसे यहाँ पेंसिल को हम x मान लेंगे और पेन को हम y मान लेंगे, तो 5 पेंसिल है तो ये 5x हो जाएगा, फिर 7 पेन है तो 7y हो जाएगा। तो इन दोनों की जोड़, कुल का मतलब दोनों की जोड़ 5x + 7y बराबर कितना आएगा, 50। तो एक समीकरण तो ये बन गई, 5x + 7y बराबर 50। दूसरा क्या है, 7 पेंसिल यानी कि 7x, 5 पेन यानी कि 5y, इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 46 आएगा। तो ये 2 समीकरण बन गए और ये अपना आंसर है। अगला प्रश्न आपके 5वां, इसमें आपको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो ये आपकी किताब के जो सीधा सवाल पूछे गए सारे के सारे। तो x - 2 - x बराबर में 3x कोष्टक x - 2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 3x का अंदर गुणा करेंगे, तो ये 3x x से गुणा होगा तो ये 3x² बन जाएगा, और 3x 2 से गुणा होके ये 3 दूनी 6x बन जाएगा। तो 3x² - 6x, इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो बराबर में इधर क्या आएगा, x - x, x से ये x कट जाएगा, इधर बचेगा -2, और ये वाला जो -2 है वो इधर जाएगा तो वो +2 बन जाएगा। तो हमारे पूरा जो समीकरण है वो किस रूप में आएगा, इधर 3x² - 6x पहले से ही है,
ये माइनस के 2 इधर आएंगे तो प्लस के 2 बन जाएंगे और ये हमारा जो एक द्विघात समीकरण पूरा इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच के इसको समद्विभाजित करना है। रेखाखंड को समद्विभाजित करना बहुत आसान है। कितने भी सेंटीमीटर का रेखाखंड हो उसको बराबर 2 भागों में प्रकार की सहायता से बांटना होता है। सबसे पहले स्केल की सहायता से आप क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे, उसको पी और क्यू नाम दे देंगे। यहाँ पे पी नाम है, यहाँ पे क्यू नाम है। अब क्या करेंगे, प्रकार को आधे से ज्यादा खोलेंगे। प्रकार इस 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है, तो लगभग आप 3-3.5 सेंटीमीटर खोल लेंगे। प्रकार को उस वाले रेखाखंड से आधे से ज्यादा खोलना है, तो प्रकार को आधे से ज्यादा खोल के पी पे रखेंगे। एक चाप आप ऊपर काटेंगे, एक चाप आप नीचे काटेंगे। इसी प्रकार से प्रकार को आप क्यू पे रखेंगे, एक चाप ऊपर काटेंगे, एक चाप नीचे काटेंगे। जो दोनों चाप कटेंगे एक दूसरे से उनको आपस में मिलान कर लेंगे और जहाँ पे दोनों बिंदु कटेंगे, दोनों लाइनें, वहाँ पर आप एम नाम दे देना। ये जो एम बिंदु है इस पी क्यू रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटेगा। इधर भी 2.5 आ जाएगा, इधर भी 2.5 आ जाएगा। यानी 5 का आता है, ये 2.5, ये भी 2.5 है। तो इस प्रकार से आपको पूरा सवाल सोल्व करके लिख लेना है। इसकी रचना नहीं लिखनी है, आपको केवल समद्विभाजित ही करना है। अगला प्रश्न आपके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। जब भी आपसे पूछे कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, आपको विविक्ति कर ज्ञात करना पड़ेगा। डी का मान ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको एबीसी निकालना पड़ेगा। एबीसी का मान निकाल लो, इसकी तुलना करेंगे इसके मानक समीकरण से। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। इसमें हम एबीसी का मान देखेंगे। ए का मान कितना है, इसमें 3 है, बी का मान -8 है, सी का मान -16 है। इन तीनों को हमारा जो सूत्र है विविक्तिकर का सूत्र b² - 4ac इसमें रखेंगे। ए का मान, बी का मान और सी का मान। बी का मान कितना है, -8, तो हम -8 का स्क्वायर करेंगे। -4 ये सवाल जो सूत्र का 4 है, इंटू ए का मान 3 है और सी का मान -16 है। ये -16, ये -4 गुणा होकर प्लस के बन जाएंगे। तो माइनस माइनस ये तो बीच में प्लस आ जाएगा। फिर -8 का स्क्वायर, -8 को -8 से गुणा करते हैं तो हमारा प्लस का 64 आता है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 64 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे इनको गुणा करेंगे, 4 या 12, 12 को 16 से गुणा करेंगे तो 192 आ जाएगा, 192। 64 में 192 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 256। 256 जो कि 0 से बड़ी है संख्या, यानी कि डी का मान जो आया वो 0 से बड़ा आया। प्लस में संख्या है, 0 से बड़ा है, इसलिए इसके जो मूल हैं वो वास्तविक होंगे और 0 से बड़ा होने के कारण वो असमान होंगे, अलग अलग आएंगे। यानी कि इसमें जो x का मान आएगा वो दोनों अलग अलग आएगा। तो ये मूलों की यहाँ पे प्रकृति है। d का मान 0 के बराबर आ जाए तो मूल वास्तविक होंगे और यहाँ पे बराबर होंगे। d का मान 0 से छोटा आ जाए तो मूल काल्पनिक होंगे, वो वास्तविक नहीं होंगे। तो ये छोटी छोटी बातें आपको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेनी है। मैं आपके और भी इसी प्रकार से वीडियो अपलोड करूंगा, उनको आप बार बार देखना, काफ़ी फायदा मिलेगा। अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं तो मैं समझूंगा कि आपके जो बोर्ड परीक्षा में आपके बहुत शानदार नंबर आने वाले हैं, क्योंकि घुमा फिरा के मैं लगभग 4-5 साल से तो मैं भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मुझे थोड़ा सा अनुभव है कि जो सवाल बार बार पूछे जाते हैं उनको आपको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है। और गणित में क्या पूछा जाएगा वो आप ये मेरे वीडियो देखने के बाद में सीधा आपको जो परीक्षा में जब आप बैठेंगे, पेपर आपके सामने आएगा तो आप जो खुश हो जाएंगे, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। तो आपको जैसा अब तक आप जो कई सारे जो पिछले जो अब तक जो वीडियो को स्टॉप कर चुके होंगे, लेकिन आप जो लगातार वीडियो देख रहे हैं तो इसका आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना है। अगला प्रश्न आपके, ये बिंदु दे रखा है आपके और इसका मध्य बिंदु दे रखा है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। मध्य बिंदु का एक सवाल ऊपर भी आया था, सूत्र लिखेंगे मध्य बिंदु, ये q मध्य बिंदु है, तो ये आप इसमें लिखेंगे q x y बराबर x1 + x2 बटा 2 y1 + y2 बटा 2। मान लिख लो मध्य बिंदु के 0,1। x1 का मान कितना है, 5 है, x2 का मान x है, तो ये हो जाएगा 5 + x बटा 2। और y1 कितना है, -4, तो ये लिखा हमने -4। y2 6 है तो हमारे +6 हो जाएगा। तो -4 +6 कितना होता है, वो होता है आपके +2, तो 2 बटा 2, 1 तो पहले से दे रखा है। आपको x का मान ज्ञात करना है तो तुलना x की करनी पड़ेगी। तो x का मान ज्ञात करने के लिए x की तुलना करेंगे। इधर तो 0 है, इधर 5 + x बटा 2 है, तो 0 बराबर 5 + x बटा 2 है। इस 2 का क्रॉस गुणा करेंगे 0 के साथ में तो ये 0 बन जाएगा। बराबर में क्या बचेगा, 5 + x बचेगा। अब हमको x का मान ज्ञात करना है तो इस 5 को हम यहाँ से हटाएंगे, प्लस का 5 बराबर से इधर आएगा तो -5 बटेगा। इस प्रकार से इसका उत्तर कितना आएगा, -5 आएगा। तो ये इस प्रकार से आपको सवाल सोल्व करने हैं। अगला जो सवाल है आपके, ये 9वां सवाल है, इसमें आपको मान ज्ञात करना है ना। तो 2 tan² 45 cos² 30 sin² 60, इसका मान ज्ञात करेंगे। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे और 2 से गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएगा।
1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2। इसी प्रकार से cos 30 का मान √3/2, √3/2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर 3 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आएगा 3/4 आएगा। तो ये हमने लिख लिया इसका उत्तर 3/4। √3/2 को वापस स्क्वायर करेंगे तो ये आपके 3/4 ही होगा। ये माइनस के 3/4 से प्लस का 3/4 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 10वां सवाल है, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है, थैले में से एक गेंद निकल जाती है, उस लाल होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो P लाल बराबर पहले तो कुल गेंद ज्ञात करेंगे, 5 + 3 बराबर कुल परिणाम 8 हो जाएंगे। इसमें से इसके ये कुल परिणाम है वो 8 है, अनुकूल परिणाम लाल गेंद के परिणाम 3 हो जाएंगे। तो प्रायिकता हो जाएगी लाल गेंद होने की प्रायिकता बराबर लाल गेंद आने के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो लाल गेंद आने के अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम 8 है। तो उत्तर हो जाएगा आपका 3/8, क्योंकि 3/8 आगे नहीं कटेंगे। तो यही अपना आंसर है 3/8। अगला सवाल आपके tan A बराबर cot B हो तो आपको A + B का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं, आसान सवाल है ये, आपको पूरक सूत्र लगाना है इसमें। तो पूरक सूत्र लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इस cot को हम tan में बदल सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे cot B बराबर, या tan A को बदल देंगे, इस cot B को बदल रहे tan में। तो cot का जो सूत्र होता है cot B बराबर हो जाएगा आपके tan 90 - B। इस cot की जगह लिखेंगे हम tan 90 - B। ये लिखा हमने cot B की जगह tan 90 - B, ये tan से tan कैंसिल हो गया, ये बचा A, इधर बचा 90 - B। तो यहाँ पर जो 90 - B है उसको हम पक्षांतर करेंगे, B को पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे, माइनस का B इधर आए तो प्लस का B बन गया, A + B बराबर 90 डिग्री आंसर हो गया। तो ये अपना आंसर है। इसी प्रकार से आपसे पूछ सकते हैं कि sin A बराबर cos B, A + B का मान पूछो, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके 90 डिग्री आएगा। और यहाँ A की जगह पे B की जगह पे A देते कि cos A और sin A बराबर है, तो फिर भी इसमें हम वही करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका sin 90 - A, थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा, sin A बराबर ये sin 90 - A हो जाएगा। तो ये sin से sin कैंसिल, A बराबर 90 - A, माइनस का A इधर आएगा तो प्लस का A, तो A + A कितने हो जाएंगे 2A हो जाएंगे। तो 2A बराबर कितना है हमारे पास में 90 है, 90, A बराबर हो जाएगा आपके 90/2, 90 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपके 45 डिग्री आंसर होगा। तो ये आपके दोनों एक जैसे दे तब देख लेना है, अलग अलग होंगे A + B होगा तो आपके 90 आएगा, और दोनों तरफ एक जैसे कोण दे रखे हो और पड़ोसी बराबर हो, sin cos, tan cot, sec cosec, तो A + B तो 90 आएगा, और केवल A का मान पूछे तो आपके फिर 45 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। तो समझ में तो आ रही होगी आपको गणित, काफ़ी फायदा मिलेगा आपको वीडियो, अगर आप यहाँ तक देखा है तो आगे भी आपको देखना चाहिए। अगला जो फिर आपके प्रश्न है वो है आपके बंटन वाला, इसका आपको माध्य ज्ञात करना है। देखो ऊपर सबसे पहले माध्य का आया, फिर माध्य बहुलक आया, फिर ये माध्य, यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक 3 प्रश्न तो आपके ये सीधा आ रहे हैं इसमें। तो तीनों आपको अच्छी प्रकार से कर लेना है। माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ के जितने नंबर है उनका भाग देते हैं। तो सूत्र लगाएंगे इसमें, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, या राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो ये हो जाएगी इन सभी की जोड़, 6 + 11 + 21 + 23 + 14 + 5, इन सभी की जोड़ करेंगे तो 80 इनकी जोड़ आएगी। 80 में हम 6 का भाग देंगे, तो 80 में जो 6 का भाग देंगे वो 13.33 बार इसका भाग जाएगा। दशमलव के बाद में अंकों को अलग अलग बोला जाता है। मैंने 33 बोला आपको, जिसमें जब भी बोले आप तो इसका उत्तर 13.33 बोलना होता है। ये दशमलव के बाद में अंकों को अलग अलग बोला जाता है। इसको शब्दों में लिखना हो तो 13.33 लिखते हैं, इसको 33 नहीं लिखा जाता है। सेक्शन ए आपका कंप्लीट हुआ। फाइनली आपकी जो 30 नंबर के जो प्रश्न हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगला सवाल देखते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपके सवाल नंबर 4 से लगा के 16 तक टोटल आपके 13 सवाल होंगे, और 13 × 2 बराबर 13 दूनी 26 नंबर के सवाल आपके सेक्शन बी में पूछे जाएंगे। एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, सभी को देखना है। प्रश्न संख्या 4 है, समांतर श्रेणी दे रखी है 4, 7 और 10, 7 और 4। इसमें आपको माइनस का 32 दे रखा है लास्ट वाला पद। आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि आपको इसमें n का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले गणित में सवाल को सोल्व करने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपको ज्ञात क्या करना है, और वो ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या उपलब्ध है और किन किन की आपको आवश्यकता होगी। ये 3 सवाल के जवाब अगर आपके पास में है तो आप गणित का कोई सा भी सवाल कर लेंगे। क्या क्या, एक तो आपको क्या ज्ञात करना है, वो ज्ञात करने के लिए आपके पास में किन किन की आवश्यकता होगी, और क्या क्या आपके पास में पहले से दे रखे हैं। जो ज्ञात करने में आवश्यक हैं वो हम किस प्रकार से जो दे रखा है उससे हम ज्ञात कर सकते हैं।
ये 3 चीज़ों के सवाल आपके पास में है, जवाब है आपके पास में, तो गणित का कोई सा भी सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। और गणित के अंदर जो अधिकतर बच्चों की यही समस्या रहती है कि वो ये समझ नहीं पाते हैं कि आपको सवाल में क्या करना क्या है, दे क्या रखा है, और आपको वो ज्ञात करने के लिए जो आवश्यक है वो क्या है। तो सवाल में आपको 3 चीज़ें समझनी होगी। क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या ज्ञात करनी, इसका मतलब इसमें n ज्ञात करना होगा, और पहला पद तो इसमें दे ही रखा है 10 हो जाएगा, तो a बराबर तो इसमें 10 हो जाएगा। तो इसको हम पहले पूरा सोल्व कर लेते हैं। तो ये बोर्ड टॉपर्स की कॉपी है, इसको 80 में से 80 नंबर मिले वो वाली कॉपी है, लेकिन इसके कई सवाल है जो गलत है इसमें, फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको सवाल परीक्षा में गलत नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि इसके गलत है जो मैं भी नंबर, इसको नंबर मिले तो हमें भी नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। जानबूझकर गलतियां नहीं करनी है। अनजाने में हो जाए तो अलग बात है, लेकिन जानबूझकर गलतियां आपको नहीं करनी है। जैसे ये सवाल आपके, इसका आपको ज्ञात करना है पद कितने इसमें टोटल। पहला पद कितना है इसमें? पहला पद जो दे रखा है आपको, जो 10 दे रखा है इसमें, पहला पद 10 है, फिर इसमें दूसरा पद है 7, तीसरा पद आपके 4 हैं। ये मान लेते हैं ये n-वा पद है, an है, और ये हमारा a1 a2 है, ये a3 है। पहला पद इसमें 10 दे रखा है। d का मान ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, d बराबर होता है a2 माइनस a1। दूसरे पद में से पहला पद को घटाना होता है, तो 7 में से 10 को घटाएंगे, माइनस का 3 आएगा, जो कि इसने निकाल रखा है माइनस का 3। फिर हम इसमें an लिखेंगे, n-वा पद कितना है? माइनस का 32 है, और इसमें हमको n ज्ञात करना है, तो n बराबर हमको ज्ञात करना है, इसने ये लिख रखा है। गणित में अगर आप ये 4 चीज़ें लिखोगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे। तो ये आपके इसमें लिखे, तो इसमें n-वा पद का सूत्र लगाया इसने, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहला पद कितना है? पहला पद हमारा 10 है, n-वा पद माइनस का 32 है, n का मान हमको ज्ञात करना है, और d का मान माइनस का 3 है। ये इसने मिस्टेक कर रखी है, आपको नहीं करनी मिस्टेक, इसने -3 को जो कोष्टक में बंद नहीं किया है, फिर ये घटा लेगा लास्ट में, तो ऐसा आपको नहीं करना है। माइनस में d का मान आए तो उसको कोष्टक में बंद करना है। यहाँ पे हमारे पास में माइनस का 3, इसको अंदर गुणा करेंगे, इसको जब हम अंदर गुणा करेंगे ये, तो ये प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 बन जाएगा। तो माइनस के 32 और माइनस के 10 बराबर ये माइनस का 3 अंदर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3n और माइनस के माइनस माइनस प्लस का 3, ये माइनस के 42 हो जाएगा। प्लस का 3 बराबर से इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस के 3 और आ जाएगा, और बराबर में माइनस का 3n है। ये माइनस प्लस के 3 बराबर से इधर आया तो हमने इसको माइनस में या लिखा। 42 में से 3 को और घटाएंगे तो ये माइनस के 45 हो जाएंगे, बराबर में हमारा माइनस का 3n। माइनस से माइनस कट जाएगा। n का मान ज्ञात करना है, तो n का मान ज्ञात करने के लिए, n का मान ज्ञात करने के लिए इस 3 का भाग लगा देंगे, तो 45 में 3 का भाग लगाए तो 15 इसका उत्तर आ जाएगा। इसके भी उत्तर 15 ही आ रहे हैं, लेकिन इसने अपना कोई दूसरा तरीका अपना रखा है, ये -3 का इसने भाग दे दिया। ठीक है, 42 में -3 का भाग दे दिया, जबकि यहाँ पे तो इसने माइनस कर रखा है, थोड़ा सा मिस्टेक कर रखी है, इसको आपको नहीं करनी है। कोष्टक में बंद करेंगे तो इसको भाग में ले जाएंगे। तो 42 में 3 का भाग दिया तो 14 उत्तर आया, माइनस का 1 इधर था, इधर लाए तो ये 15 हो गए, तो 14 और 1 15 लिखा, और n का मान 15 आ चुका है। तो ये इसका n का मान कितना आया? 15। और मैं बताऊं इसने कई सारी मिस्टेक कर रखी हैं, लेकिन इसको जो नंबर पूरे मिले, जैसे मैंने आपको पिछले ये एक सवाल बताया था, ये देखो 5 सेंटीमीटर का जो रेखाखंड है, इसने इसको समद्विभाजित करना है ना, तो इसने इसको 1:1 में विभाजित करना है, तो इस प्रकार से बांटते हैं इसको 1:1 में, ये वाला चित्र इसका बनता है। ठीक है, ये बीच में से, लेकिन इसने दूसरे तरीके से इसको कर रखा है। इसके ऊपर ये दूसरा है, यहाँ पे भी इसकी मिस्टेक है, लेकिन इसका जो करने का जो तरीका है सवाल को करने का वो बिल्कुल सही है। जोड़ बाकी में मिस्टेक हो जाए तो वो इतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन सवाल करने का जो तरीका है वो अगर आपका सही है तो आपको नंबर मिल जाएगा। अगला सवाल है 5वां। प्रथम 200 धन पूर्णांकों का आपको योगफल ज्ञात करना है। धन पूर्णांक कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6, यहाँ कहाँ तक चलेंगे? ये 200 तक चलेंगे। अब आप ये कहेंगे कि इसमें 0 को शामिल क्यों नहीं किया? तो 0 जो होता है न तो प्लस में होता है न ही माइनस में होता है, इसलिए इसकी जो शुरुआत है धन पूर्णांकों की वो 1 से होगी, 1 से लगा के 200 तक। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? इसमें 200 नंबर हो जाएंगे, n बराबर 200 है। पहला पद इसमें 1 है, d का मान इसमें 1 है, क्योंकि 1 कैसे होगा? 1 1 ही तो अंतर इनमें, तो d का मान 1 हो जाएगा। फिर इसमें हम सूत्र लगाएंगे प्रथम n पदों का योगफल। ठीक है, तो 200 इसका हमें ये पता है कि लास्ट वाला पद इसका 200 हुआ है, तो वैसे भी इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस वाले सूत्र से। Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस एल से भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे n का मान 200 लिखेंगे, 200/2 कोष्टक पहला पद 1 है और लास्ट वाला पद 200 है। तो गुण जोड़ कर लेंगे, पहले 2 का भाग 100 में 200 में देंगे तो ये 100 बार जाएगा, 200 में इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 201 आएगा। फिर 201 को हम गुणा कर लेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा आपका 20
201 और इसके डबल जीरो लग जाएगा। इस वाले सवाल से भी आपके उत्तर आ जाएंगे। और अगर आप उसको उस वाले सवाल से करेंगे SN बराबर n/2 कोष्टक 2a माइनस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले से, तो उससे भी आपका उत्तर आ जाएगा। चलो खैर, वैसे इसने भी जो इसी तरीके से कर रखा है तो ठीक है, आप उस तरीके से भी करेंगे तो भी इसका उत्तर ये 20,100 ही आएगा, और इस तरीके से करेंगे तो भी इसका उत्तर 20,100 ही आएगा। हमने ये सूत्र क्यों लगाया इसमें, हमें एक तो इसका पहला पद पता था और एक इसका लास्ट वाला पद पता था, क्योंकि हमें शुरू के 200 पूर्णांक लेने हैं, तो धन पूर्णांक, तो ये आपके 200 लास्ट वाला नंबर हो जाएगा। तो इसमें टोटल नंबर भी 200 है और लास्ट वाला पद भी 200 है, क्योंकि अंतर इसमें एक एक का ही है, इसलिए हमने डायरेक्ट कर लिया इसको। तो ये n का मान हमने देख लिया 200 है, तो इसमें 200 आएगा और लास्ट वाला पद भी 200 आएगा। अगला जो सवाल है द्विघात समीकरण के आपको मूल ज्ञात करने, तो इसके मूल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड विधि लगानी पड़ेगी, या फिर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, या फिर श्रीधराचार्य विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो श्रीधराचार्य विधि बाद की बात है, पहले हम गुणनखंड विधि लगाएंगे, इसके टुकड़े आसानी से कर लेंगे। तो इसके 2 घात है तो इसके मूल भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल प्राप्त होते हैं, इसके 2 शून्यक प्राप्त होते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो आपकी परीक्षा में आ सकता है कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो आपको बता देना है 2 मूल होते हैं। देखो इसने इस सवाल को जो श्रीधराचार्य विधि से कर रखा है, आप भी चाहे जब आपको केवल मूल ज्ञात करने हो, कोई विधि नहीं दे रखी हो, तो आप अपनी मर्जी से श्रीधराचार्य विधि भी लगा सकते हैं। इसमें ABC का मान निकाला, A का मान 1 है, B का मान -8 है, C का मान -180 है। इन सभी को इसने D का मान निकाला, D का मान हो जाएगा B² - 4AC, तो ये 64 और ये हो जाएगा आपके 720। 4 को 180 से गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 720 हो जाएगा। -8 का स्क्वायर 64 होगा। डी का जब हम मान निकालेंगे तो ये 784 होगा। और आपको 784 का वर्गमूल याद होना चाहिए। 28 के वर्गमूल होते हैं 784, तो ये 784 के वर्गमूल कितना आएगा आपके 28। ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको 1 से लगा के 30 तक के वर्ग याद होंगे। तो इसने ये कर लिया। इसका सूत्र क्या होता है, b² - 4ac वाला सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac। इसकी जगह पे डी भी लिख सकते हैं और बट्टे में 2 है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का b यानी कि माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट ये b² - 4ac का मान कितना निकाला है यानी 784। ये लिखेंगे हम 784 और बट्टे में 2 × 1 हो जाएगा। तो ये माइनस के 8 प्लस हो गए और ये 8 प्लस माइनस 784 हम लिखेंगे 28 और बट्टे में 2। अब इसमें हम एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। यह आ गया 8 + -28 बटा 2। प्लस लेंगे तो यहाँ 28 + 8 करेंगे 36 हो जाएगा। 36 में 2 का भाग 18 बार जाएगा। इसी प्रकार से 8 में से 28 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 20, 2 का भाग तो माइनस का 10 इसका उत्तर आएगा। अब आपको क्या करना है, इस विधि से करेंगे तो भी 18 और माइनस का 10 ही उत्तर आएगा। और आपको वो विधि लगाएंगे गुणनखंड विधि तो भी इसका उत्तर 18 और 10 ही आएगा। ठीक है, तो किसी भी विधि से आप इसको कर सकते हैं। इसका उत्तर, इसको टुकड़े करेंगे तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे आपके x² 18 और 180 के जब गुणा करें तो 180 आ जाए तो वो हो जाएगा आपके 18 और 10। 18 8 18 10 180 और माइनस के 8 लाने तो ये हो जाएगा माइनस के 18 x और प्लस के 10 x और प्लस में आगे आ जाएगा आपके माइनस में 180। कॉमन निकालेंगे तो ये हमारा x कॉमन आएगा, x - 18। इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से प्लस के 10 कॉमन आएंगे तो यहाँ पे बचेगा x - 18। x - 18 और x + 10 ये हो जाएगा आपका बराबर में 0 चल ही रहा है, बराबर में 0 चलता रहेगा। तो ये बन जाएगा आपका x - 18 बराबर 0, तो x बराबर 18 और x + 10 बराबर 0, तो x बराबर -10। देख लेना ये वाला गुणनखंड विधि है और ये आपकी श्रीधराचार्य विधि। जो भी विधि आपको आसान लगे उस विधि से आप कर लेना। तो ये वाला आपका सवाल है जो इस प्रकार से हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है आपका वो क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करना है। अब हल ज्ञात करने के लिए आपके पास में 2 तरीके हैं, बीजगणितीय विधि और ग्राफीय विधि। तो यहाँ पे आपको ग्राफ नहीं बनाना है, आप विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन किसी भी विधि से इसमें हल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ x का एक गुणांक और x का एक गुणांक हम इसको विलोपन विधि से हटा लेंगे। विलोपन में क्या होता है, जैसे लिखा है x - 3y और बराबर में 7, इसके नीचे लिखेंगे x + 4y और बराबर में 14। विलोपन करने के लिए या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो निशान इसके एक जैसे, तो इसको हम घटा लेंगे। घटाएंगे तो निशान बदल देंगे, माइनस माइनस और माइनस।
ये x प्लस से और x माइनस से कट जाएगा, माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस के 7y, और ये हो जाएगा आपका 7 और 14 माइनस के, तो ये माइनस के 7, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 7/7 यानी कि y का मान कितना आएगा आपके 1 आ जाएगा। अब जब y का मान आया उसको किसी भी एक समीकरण में रख के x का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ रख लो, इसमें यहाँ रखेंगे तो x माइनस 3 इंटू वाई का मान 1 और बराबर में 7, तो x माइनस 3 बराबर 7, तो x बराबर हो जाएगा आपका 7 प्लस 3, तो यह हो गया आपके x बराबर 10। x का मान 10 है और y का मान 1। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर निकाल लेना है। उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, x बराबर 10 रखो तो यह आ जाएगा आपका 10 माइनस 3 इंटू 1 बराबर कितना आएगा 10 माइनस 3 करेंगे तो ये 7 उत्तर आएगा जो कि मैं दे रखा है। इसका मतलब x y का मान इसमें हमारे सही है। अगला जो सवाल देखते हैं हम इसमें, अगला सवाल करेंगे सवाल नंबर 8। देखो अगर आपकी ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं आपको इसको 2 पार्ट में करवा दूंगा। यहाँ पे 2 संख्या दे रखी है 616 और 32, इनका आपको HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन लगा सकते हो, अभाज्य गुणनखंड विधि लगा सकते हो, कोई सी भी विधि लगा लेना क्योंकि इसमें कोई नाम इसमें नहीं पूछा है। और इसका उत्तर जो निकालने के लिए आप गुणनखंड करेंगे 616 के और 32 के, फिर जो कॉमन फैक्टर है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ जो इसने सवाल कर रखा है वो आपके 616 के गुणनखंड किए, तो 616 के गुणनखंड करने पर कितने आ रहे हैं आपके, इसमें 2 का भाग देंगे तो जो कितना आ जाएगा आपके 308 आ जाएगा। फिर इसने वापस 2 का भाग दिया जो कितना आएगा आपके 104, फिर 2 का भाग देंगे जो कितना आएगा आपके 54, फिर इसने एक मिनट इसको वापस 52, तो ये 308 में 154 बार जाएगा, 154 में 2 का भाग 77 बार, 77 में 7 का 11 बार, 11 में 11 का 1 बार। तो इसने 616 का लिखा 2 की घात 3, 7 की घात 1 और 11 की घात 1, ये लिखा इसने। और 32 को लिख लिया इसने 2 की घात 5। महत्तम ज्ञात करने के लिए, HCF ज्ञात करने के लिए जो कॉमन चीज़ है दोनों में उसकी कम से कम घात लिखी जाती है। तो महत्तम ये 2 की घात 3 है, इसमें 2 की घात 5 है, कम घात कौन सी हुई 2 की घात 3, तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसमें 2 की घात 3। जो दोनों में कॉमन मिलता है उसको हम एक बार लिखते हैं इसमें, तो कॉमन तो केवल 2 की घात 3 ही मिलेगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2 की घात 3 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल आपके ये है कि 2 बिंदु 5, -4 और -1, -4 को जोड़ने वाला रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। ये y अक्ष किस अनुपात में इसको विभाजित करेगा, तो पहले हम मान लेंगे कि वो y अक्ष है उसको k अनुपात 1 में विभाजित करता है और फिर k का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम ये मानेंगे कि माना कि जो y अक्ष पे बिंदु है उस पर x का मान 0 होगा, तो बिंदु क्या हो जाएगा 0, y हो जाएगा। वह बिंदु इसको k अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो अनुपात लिखेंगे हम इसमें, इसने डायरेक्ट कर रखा है शॉर्ट में बिल्कुल, तो मैं आपको पूरा करके इसको बता देता हूँ। तो ये रहा 10वां सवाल आपके, माना कि जो बिंदु है इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष जो P 0, y होगा जो इस बिंदुओं को k अनुपात 1 में विभाजित करेगा। ये हमने लिख लिया, लाइन खींच ली, यहाँ पे a का मान लिखा 5, -6, b का मान -1, -4, ये x1 y1, ये x2 y2, ये हमारा p है x y, और ये इसका अनुपात जो होगा वो k अनुपात 1 होगा, इसको हमने माना k अनुपात 1। हमको इस k का मान ज्ञात करना है। फिर हम विभाजन सूत्र लगाएंगे, p x y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 बटा m1 प्लस m2, इसी प्रकार से m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इन सभी के मान लिखेंगे, x का मान 0 आएगा क्योंकि वो y अक्ष पे है, y का मान y ही आएगा इसमें। m1 का मान कितना है k है और x2 का मान कितना है -1 है, तो k इंटू -1 प्लस m2 का मान 1 है और x1 का मान ये प्लस के 5 है, तो 1 इंटू 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से बट्टे में आएगा m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। सेम ये लिख लेंगे m1 y2, m1 का मान कितना है k है, y2 का मान इसमें 4 है -4, तो k इंटू -4 प्लस m2 का मान 1 इंटू m1 का मान कितना है -6, तो 1 इंटू -6। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 4 ये k को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का क्या आएगा, ये 5 एकम 5, तो ये बट्टे में आएगा k प्लस 1। 4 को कैसे किया तो -4 के प्लस माइनस हो जाएगा 6 एकम 6 आ जाएगा, तो -6। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, हमको k का मान ज्ञात करना है, तो k किसके अंतर्गत है कि ये दोनों के अंतर्गत है, लेकिन इसमें आपको दे रखा है 0, तो हम x का मान के साथ तुलना कर लेंगे क्योंकि हमको इधर तो y ज्ञात करना पड़ेगा पहले y, तो हमको y नहीं ज्ञात करना है, पहले k का मान ज्ञात करने के लिए x के साथ में तुलना कर लेंगे। x निर्देशांक की तुलना करेंगे तो इधर से लेंगे 0, इधर से लेंगे हम माइनस का k प्लस के 5 बटे में k प्लस 1। हम गुणा करेंगे तो ये 0 आ जाएगा इधर, तो
और ऊपर बचेगा हमारा माइनस के प्लस 5। तो के बराबर हो जाएगा आपका, माइनस का इधर आएगा तो प्लस में, के बराबर हमारा उत्तर कितना आएगा 5 आएगा, जिसको 5:1 में विभाजित करेगा। फिर ये आपके रचना वाला सवाल है, तो रचना तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर जो रचना करके इसमें नहीं समझा पाऊंगा, तो ये आप इसको भी हम छोड़ते हैं और 12वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि साइन ए बराबर ये 3/5 हो तो आपको tan a cos a का मान ज्ञात करना है। इनकी जोड़ करके इसको मान ज्ञात करना है। देख लेते हैं इसको। ये दे रखा है साइन ए बराबर 3/8 है। जो साइन बराबर क्या होता है, लाल का काम में लंब बटा कर्ण होता है। ये इसका मतलब लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 5 है। तो हमको tan और cos ज्ञात करना है, तो हमको आधार ज्ञात करना पड़ेगा। आधार के लिए हम क्या करेंगे, ये कर्ण है, ये कर्ण कितना है 5 है, इसको हम 5x मान लेंगे या 5k मान लेंगे। और इसका लंब कितना दे रखा है 3 के मान रखा है। और आधार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कोण ए लेंगे मान लो, तो ये मान लो कोण ए है, तो ये तो हो जाएगा इसका लंब, ये इसका कर्ण है और ये नीचे की जो आकृति वो आधार है। तो ये कर्ण आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, या फिर इसको हम सीधा लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार का मान कितना है ज्ञात करना है, कर्ण का मान 5 है तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस आधार ये लंब का स्क्वायर 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 25 में से 9 को घटाएंगे तो 16 आएगा, जो कि आधार का स्क्वायर है। आधार बराबर √16 आएगा। √16 का मान कितना होता है +4 और +-4 होता है ना, तो हम केवल प्लस वाले लेंगे क्योंकि हमको लंबाई ज्ञात करनी है। आधार कितना आ गया हमारे पास में 4 आ गया। अब हमको tan a ज्ञात करना है, तो लंब बटा आधार हो जाएगा, कोस बराबर होगा आधार बटा कर्ण। तो tan a का मान 3/4 है, कोस a का मान 4/5 है। लघुत्तम लेके इसको हम जोड़ करेंगे, जो कितना आ जाएगा आपके, तो इसको हम लिखेंगे और इसका जो लघुत्तम है वो 4 और 5 का 20 आ जाएगा, 4 और 5 20 आ जाएगा। फिर ये 5 बार भाग जाएगा, 5 या 15, 4 बार भाग जाएगा, 4 चौक 16, ये 21/20 इसका आंसर आ जाएगा।